मुल्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें ज़्यादातर जो है वो ये डस्ट के जो है वो पेशेंट ज़्यादा हैं और ये डस्ट ऐसी होती है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती। हम सिर्फ बाज़ दफ़ा डस्ट समझते हैं कि जब हमें मिट्टी उड़ती हुई नज़र आएगी तो हमें लगेगा कि यहाँ पे शायद डस्ट है, वरना मुख्तलिफ़ किस्में हैं डस्ट की। जैसे अगर फ़र्ज़ किया हमने कपड़े जो है वो उठाए हैं तो उसमें से जो है वो कॉटन डस्ट जो है ना वो आ जाएगी। हमने पेपर उठाया है तो पेपर डस्ट आ जाएगी उसके अंदर। इसी तरह किसी ने परफ्यूम लगाया है तो उसमें केमिकल्स ऐड होते हैं तो केमिकल डस्ट आ जाएगी। तो इसी तरह घर के अंदर एक हाउस डस्ट मौजूद होती है, मिक्स ग्रासेस होते हैं जो हवा के साथ शामिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल। मैं हूं आपके साथ आरिफ अशरफ खान। नाजरीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान में टाइफाइड, मलेरिया, शुगर, ब्लड प्रेशर, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ क्रिएट हो रही हैं। आजकल का जो सीज़न है स्मोक का सीज़न है, जिसकी वजह से एलर्जी क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद राव साहब, जो कि जनरल फिजिशियन है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा सर, ये बताइएगा कि टाइफाइड बुखार कितना ख़तरनाक है, इसकी अलामात क्या है, इस हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, टाइफाइड बुखार जो है वो बहुत पहले से लोगों में मौजूद है और इसकी प्रॉपर जो है वो अगर टाइम से उसकी टेस्ट करवा लिया जाए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो ये विद इन 2 वीक्स जो है वो क्योर हो जाता है। तो इसलिए फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रजू भी करना चाहिए और अर्ली फेज़ में ही टेस्ट करवाने के बाद प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि ये विद इन 2 वीक्स जो है वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए। क्योंकि जितना डिले करेंगे फिर उसके साथ दूसरी बहुत सारी जो है वो चीज़ें शामिल होती चली जाती हैं और कॉम्प्लिकेशंस होती चली जाती हैं, जो कि हमारे यहाँ डिले जो होता है लोगों का एक मिजाज बन चुका है कि हम जो है वो चलें अभी सिर्फ जो है वो ऑन काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं, घर में जो है ना वो देख लेते हैं और डिले जब कर देते हैं तो फिर उसकी जो है ना कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो सकती हैं। अच्छा सर, आजकल का स्मोक का सीज़न है, मौसम की चेंजमेंट है, इस हवाले से मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं वो क्रिएट हो रही है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आजकल हम सब ही जो है वो देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है वो पॉल्यूशन के हवाले से लाहौर ख़ास तौर पे और दूसरे शहरों में भी जो है वो काफ़ी जो है ना वो हाई इंडेक्स आ रहा है। तो ये अल्टीमेटली जब हम सांस लेते हैं या हम उसके जो है वो हम जाते हैं बाहर तो हमारी पूरी बॉडी ही जो है वो इन पार्टिकल्स का जो है वो इफ़ेक्ट लेती है और ख़ास तौर पे जो है वो जब हम वहाँ पे सांस लेते हैं तो वो हमारी पार्टिकल्स नाक से और गले से जो है वो सांस का पूरा जो ट्रैक है, पूरा सिस्टम है, उसमें ज़ाहिर है वो जाती है और उससे फिर अब बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें आ रही हैं। वैसे तो ये इस वक्त एक चेंजिंग वेदर का भी मौसम है जिससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लू और जो है वो छींकें आना और उसके बाद गले ख़राब होना, बुखार होना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका भी बड़ा रोल है और अगर हम स्पेशली बात करें एलर्जी के हवाले से तो एलर्जी जो है वो एग्रावेट हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। और उसका एलर्जी का बेसिक्स होती भी ये है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिव हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ों से जो है वो एंटीजेंस बन जाते हैं। फिर जब भी वो चीज़ें, जब भी वो सब्सटेंसेस वो हमारे जो है वो कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो फ़ौरन उसको रिस्पॉन्स करती है और उसमें जो है वो मेन जो उसके जो हमारी अलामात आती हैं उसमें जो है वो इचिंग ऑफ नोज़ है, नाक में ख़ारिश होती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नाक बहना शुरू हो जाती है और फिर ये परसिस्टेंट रहती है काफ़ी दिनों तक। इसके साथ साथ गले में ख़राश होना, फिर जो है वो रेशा पैदा हो जाना, उसके साथ साथ सांस का फिर जो है ना वो जो लोअर ट्रैक है हमारा चेस्ट का वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसमें फिर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कंबाइंड हो जाती हैं और उसको सांस में भी मुश्किल हो सकती है। इसी तरह दूसरी जो चीज़ें हैं एलर्जी के हवाले से वो कांटेक्ट हैं कि हमारा अगर किसी एलर्जिन से कांटेक्ट है स्किन के हवाले से, जैसे जो है वो हमारे घर में अगर बर्ड्स हैं, कोई पेट्स हैं, उनके स्क्रैचेस हो सकते हैं,
अगर हम उनको जो है ना अपने बॉडी के नज़दीक लाते हैं, बच्चे प्यार करते हैं उनसे, तो उससे भी जो है वो एलर्जी हो सकती है। तो वो मोल्ड्स हैं हमारे घर में मौजूद होते हैं, इवन जो लेदर की चीज़ें हैं उनसे भी ये एलर्जी हो सकती है, कांटेक्ट जो होती है। तो फौरी तौर पे जो है हमारा बॉडी का अपना सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स करता है और हमारी बॉडी पे जो है वो वहाँ पे रेड स्पॉट्स और जो है वो सोजन, वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, खारिश शुरू हो जाती है जिस्म पे। और इसके साथ साथ एक और जो है वो एलर्जी की बड़ी मेन वजह है वो हमारी फूड्स है। फूड एलर्जीज हमारे यहाँ मौजूद हैं, जिसमें ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े गोश्त से उनको काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, अंडे से एलर्जी होती है, इसी तरह कुछ जो है वो चावल हैं और दालें हैं जिनसे जो है ना उनको एलर्जी होती रहती है। तो इस तरह करके एलर्जीज़ की जो है वो हमारे यहाँ रोज़ बरोज़ जो है वो पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में जो है वो ये एलर्जी का जो है वो मर्ज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए प्रॉपर जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है कि हमें जो है वो पहले तो जो जिस चीज़ से है हम कोशिश करें कि हम जो है वो अच्छे तरीके से गौर से देखें कि हमें किस चीज़ से हो रही है। तो सबसे मेन चीज़ तो है कि उसको अवॉइड करें उस चीज़ से। अगर घर में पेट्स हैं तो उनको रिमूव किया जा सकता है, बर्ड्स हैं उनको, इवन कोई लेदर की चीज़ें हैं तो उनको किया जा सकता है। इसके अलावा अगर खाने में है तो उनको भी जो है वो कम से कम इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी तरह जो हमारे जिसकी हमने शुरू में बात की कि जो हमारी जो है वो सांस लेने से और हमारे नाक के कांटेक्ट से और सांस के जो है ना वो सांस में जाने से पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट होती है और इसके साथ साथ जो पोलन्स हैं उनसे बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। और चेंजिंग वेदर में होती है, टेम्परेचर से बहुत से लोगों को होती है कि इवन जो है वो गर्म से ठंडे की तरफ या ठंडे से गर्म की तरफ अगर आते हैं तो भी उनको जो है वो छींकें आना शुरू हो जाती हैं और साथ ही नाक में खराश, गले में खराश और सांस का मसला शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो टाइमली देखना ज़रूरी है, इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और सबसे बेस्ट तो ये है कि वहाँ पे उसकी वैक्सीनेशन करवाई जाए ताकि जो है जो एंटीजन बन गए हैं तो हमारी फिर एंटीबॉडीज़ भी बन जाएं ताकि उसको जो है मुकम्मल तौर पे खून में जो है उसको ख़त्म किया जा सके। अच्छा सर, ये आपने बड़ी डिटेल के साथ ये चीज़ें बताई हैं। जो इस डिज़ीज़ को आप डिस्कस कर रहे थे, ये ज़्यादा जो पेशेंट हैं किस हवाले से आते हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जो रोज़मर्रा में मैं ख़ुद भी डेली देख रहा हूँ एलर्जी के पेशेंट्स को, मुल्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें ज़्यादातर जो है वो ये डस्ट के जो है वो पेशेंट ज़्यादा हैं। और ये डस्ट ऐसी होती है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती। हम सिर्फ बाज़ दफ़ा डस्ट समझते हैं कि जब हमें मिट्टी उड़ती हुई नज़र आएगी तो हमें लगेगा कि यहाँ पे शायद डस्ट है, वरना मुख्तलिफ़ किस्में हैं डस्ट की। जैसे अगर फ़र्ज़ किया हमने कपड़े जो है वो उठाए हैं तो उसमें से जो है वो कॉटन डस्ट जो है ना वो आ जाएगी। हमने पेपर उठाया है तो पेपर डस्ट आ जाएगी उसके अंदर। इसी तरह किसी ने परफ्यूम लगाया है तो उसमें केमिकल्स ऐड होते हैं तो केमिकल डस्ट आ जाएगी। तो इसी तरह घर के अंदर एक हाउस डस्ट मौजूद होती है, मिक्स ग्रासेस होते हैं जो हवा के साथ शामिल होते हैं। तो ऐसी डस्ट होती है जो कि हमें नज़र नहीं आएगी, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो फ़ौरन इसको रिस्पॉन्स करेगी। बेसिकली ये जो एलर्जी के पेशेंट होते हैं, जिस वक्त भी उनको एलर्जी स्टार्ट होती है तो उनकी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिव हो जाती है, वो ऐसी चीज़ों को रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। जबकि एक नॉर्मल आदमी में ये उनकी बॉडी इन डस्ट को रिस्पॉन्स नहीं करती कि उसके खिलाफ कोई एक्शन किया जाए। तो इसमें होता ही है कि फ़ौरन उसकी नाक में जो है वो इचिंग शुरू हो जाएगी, गले में इचिंग हो जाएगी, उसको छींकें आना शुरू हो जाएंगी और उससे फिर उसका आंखों से भी पानी आएगा, सर भारी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो ज़्यादातर जो है वो ये चीज़ें आती हैं जो डस्ट और पोलन की एलर्जी है। अच्छा सर, ये डेंगू बुखार की वजह से जो हमारे सिटीज़ हैं बड़े वो मुतासिर हो रहे हैं, लोग मुतासिर हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है? किस तरीके से डेंगू फैलता है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसकी प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए? घर में इसका क्या तरीक़ाकार है? स्प्रे करवाना चाहिए? इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, अभी इस साल ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो दोबारा जो है वो डेंगू के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रिपोर्ट में हैं, आलमोस्ट तमाम शहरों में और ख़ास तौर पे ये मेजर सिटीज़ के अंदर। तो पहले चंद सालों में इतना ज़्यादा पेशेंट नहीं था, लेकिन अब जो है वो ज़्यादा पेशेंट इस साल आया है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम कुछ चीज़ों को फिर इग्नोर करना शुरू कर देते हैं।
ख़ास तौर पे जो है वो उसमें जहाँ पे, क्योंकि इसका जो लार्वा है वो बेसिकली साफ़ पानी के अंदर ग्रो करता है। डेंगू के हवाले से ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो इस साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के। तकरीबन तमाम शहरों में जो है वो डेंगू इस दफ़ा जो है उसने अटैक किया है। और उसमें मेनली होता ही है कि इसका जो डेंगू का लार्वा है वो साफ़ पानी में ग्रो करता है। तो अभी हमने कुछ शायद जो है वो इतनी ज़्यादा केयर नहीं की कि हम अपने जिस तरह बताया गया था और तमाम लोगों को ये चीज़ बताई भी गई थी कि अपना जो भी बर्तन्स हैं या जो भी कोई पॉट्स हैं, उसके अलावा ये फ्रिज के पॉट्स हैं, जहाँ पे भी पानी मौजूद हो सकता है उसको ज़रूर जो है वो ड्राई करें, वरना वहाँ इसका लार्वा ग्रो कर सकता है। तो इस दफ़ा वो ऐसी साइट्स बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से जो है वो लार्वा ने ग्रो किया और जो है मॉस्किटो वो ज़्यादा हुआ और उसने जो है वो लोगों को जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हो गए। तो बहरहाल जितने पेशेंट्स भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा वो इतना ज़्यादा विरुलेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था। वो अगर इब्तदाई तौर पे ही दो चीज़ों का जो है वो पेशेंट जो ही उसको महसूस होता है कि मुझे जो है वो बुखार शुरू हो गया और बुखार भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर है और उसके साथ साथ जो इसकी अलामत होती है वो जिस्म में दर्द है, इसमें बहुत सीवियर पेन होता है बॉडी के अंदर। और अगर वो जिस्म में दर्द है और बुखार है और उसके साथ उसको वीकनेस शुरू हो गई है तो उसे फौरी तौर पे जो है वो सोच लेना चाहिए कि मुझे डेंगू हो गया है और साथ ही वो टेस्ट करवा के उसको कंफर्म भी कर ले। तो इसमें मेनली जो ट्रीटमेंट है वो दो उसके अंदर चीज़ें हैं, एक पैरासिटामोल है ताकि वो उसका बुखार जो है वो ठीक हो जाए, और दूसरे नंबर पे हाइड्रेशन है। वो क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार की वजह से उसमें पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, उसको वीकनेस होना शुरू हो जाती है, उससे खाया पिया नहीं जाता है, तो उसमें उसको हाइड्रेशन रखना ज़रूरी है। वो पानी है, जूसेस हैं, इस मौसम में ख़ास तौर पे ठंडा तो बिल्कुल ना ले, लेकिन वो फ्रेश जूस जो है वो ले सकता है और दूध ले सकता है और उसके साथ साथ जो है वो फ्रूट्स यूज़ कर सकता है ताकि उसको जो है वो हाइड्रेशन रहे, उसके जिस्म में पानी की कमी ना हो, उसमें ज़्यादा कमज़ोरी ना हो। तो बाकी जो है वो सिर्फ एक पैरासिटामोल भी वो यूज़ करेगा तो वो एक हफ्ते के अंदर अंदर बेहतर हो जाएगा। क्या ये छूत की भी बीमारी है? नहीं, ये छूत की बीमारी नहीं है। ये तो जब तक आपको जो है क्योंकि कंसेप्ट होता है ना, जो बैकवर्ड इलाके अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो यही समझते हैं कि इसको डेंगू हो गया, इसके साथ नहीं जाना, आपने इसके साथ नहीं बैठना, इसके साथ खाना पीना नहीं है। इस हवाले से ये कंसेप्ट एक बना हुआ है माइंड के अंदर, इस हवाले से नहीं, बिल्कुल ये छूत की बीमारी नहीं है। लेकिन देखा ये गया है कि जिस एरिया में लार्वा ग्रो कर रहा है वहाँ पे मच्छर पाया जाता है तो मुख्तलिफ लोगों को फिर वो ज़ाहिर है वहाँ पे जो है ना वो ये जो हमारे नाजरीन को डेंगू की टाइमिंग है जो इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पे जब सख्त मौसम होता है उसमें जो है वो मच्छर भी इतना ज़्यादा फ्लाई नहीं करता, वो भी अपना कंफर्टेबल टाइम देखता है। तो इस हवाले से जो है वो ख़ास तौर पे जब शाम हो उस वक़्त जो है वो ज़्यादातर कोशिश करें कि बाहर ना निकलें और अगर अपने ज़्यादा बॉडी को कवर करके रखें, अपना जो है ना वो हाथों को और जो है ना पाँव जो है वो सॉक्स वगैरह पहन के सारा कवर रखें बॉडी को। यही है कि मच्छरों के बचने के लिए रिपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं आप और घर में स्प्रे करवा सकते हैं। और इसी तरह मेनली तो ये है कि जहाँ पे जो अपना पॉट्स हैं कोई ऐसे जहाँ पे पानी मौजूद होता है उसको सारे को ड्राई करें। जी नाजरीन, आपने डॉक्टर खालिद रऊफ साहब की ज़बानी सुना है। इनका कहना था कि डेंगू के हवाले से जो हदायत हैं डॉक्टर की उनके ऊपर अमल करना चाहिए, जो खाने पीने के बर्तन हैं उनको ढांप के रखना चाहिए, जो डेंगू की टाइमिंग इन्होंने बताई है उस हवाले से उनको फॉलो करना चाहिए। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम डॉक्टर खालिद रऊफ साहब जो कि हमारे पैनल में मौजूद थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि शुगर कितनी ख़तरनाक बीमारी है? ये एक कॉन्सेप्ट कि शुगर की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं, इस हवाले से तफसीलन हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो डायबिटीज़ है ये दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट एवरी 4th पर्सन जो है वो इसका शिकार है डायबिटीज़ का।
और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसकी अगर हम वजह देखें तो ज़्यादातर इसकी वजह जो है वो हमारा लाइफस्टाइल है। उसमें जो हम फूड लेते हैं उसका बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद हमारा जो फ़िज़िकल एक्टिविटी हमने बहुत ज़्यादा कम कर दी है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो है वो हमें चाहिए कि हम अपना जो है ना लाइफस्टाइल जो है वो ज़रूर चेंज करें अगर इससे बचना है। और अगर खुदा न खास्ता किसी को शुगर हो गया है तो उसके लिए ये बेसिकली ट्रीटेबल तो नहीं है, इसका इलाज तो नहीं होगा, लेकिन वो अपने आप को अगर प्रॉपर जो है वो लेके चलेगा, ख़ास तौर पे अपनी लाइफस्टाइल के हवाले से और मेडिसिन के हवाले से, तो फिर उसको कोई किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। होता ही है कि जो ही उसको शुगर होती है तो वो फिर बजाय इसके कि प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करने के, वो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढना शुरू कर देता है कि मैं जो है वो जो उसको शायद झूठ समझ लें, जिन चीज़ों का वो शायद सोच भी रहा होता है और लोग उसी तरफ उसको लगा भी देते हैं, तो वो उन चीज़ों की तरफ जाके अपनी बॉडी को डैमेज कर लेता है। उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर यही है कि जो ही आपको पता चले कि मुझे शुगर है तो अच्छा सर, इसकी इंडिकेशन क्या है? जी बिल्कुल, उसमें आप नोट कर सकते हैं कि आपकी जो है वो अगर रात में आपको पेशाब ज़्यादा आता है और दूसरे नंबर पे आपको प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब यूरिन ज़्यादा आएगा तो आपको प्यास भी ज़्यादा लगेगी, आपके होंठ खुश्क रहते हैं, आपको बार बार पानी पीना पड़ता है, और उसके साथ साथ जो है वो आपकी बॉडी में पेन होते हैं, ख़ास तौर पे जो है वो लेग्स के अंदर पेन होता है, और साथ ही जो मेन उसकी साइन है कि आपका बॉडी वेट भी कम होना शुरू अगर हो गया। बाज़ लोग सोचते हैं कि हमारा वज़न कम हो रहा है, शायद हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम जो है वो केयर कर रहे हैं, तो शायद इस वजह से हमारा वज़न कम हो रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ें, तीन मेन चीज़ें हैं कि अगर ये आप नोट करें तो ज़रूर अपना जो है वो शुगर का टेस्ट ज़रूर करवाएं। अच्छा सर, ये मैदे में जलन, गैस, ये बैकवर्ड इलाकों में ये डिजीज़ ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, शहरों में भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि देहात में हो, सिटीज़ में भी होती है। इसका क्या इफेक्ट है, किस वजह से होती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी इंडिकेशन क्या है, इस हवाले से बताइए। जिसमें भी फिर वही चीज़ आ जाती है कि हमारा फूड का जो तरीक़ाकार है पकाने का और खाने का, उसका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो एक्टिविटी, हमारी बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई हैं, तो ये दोनों बड़े मेन फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर जो फूड का है, उसमें हमें जैसे कि सुन्नत के मुताबिक अगर हम थोड़ा सा भूख रख के खाना खाएं, पूरा पेट भर के खाना ना खाएं, तो उससे जो है वो मैदा काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, उसको डाइजेस्ट करने में बड़ी आसानी होती है। फिर उसमें स्टार्ट में अगर कुछ वाटर ले लिया जाए, पानी ले लिया जाए, तो भी उसको जो है वो डाइजेशन में काफ़ी जो है वो आसानी हो जाती है। और जैसे हमारे जो है वो स्पाइसी और जो है वो ख़ास तौर पे तली हुई जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से डाइजेशन मुश्किल होती चली जाती है, और उसका मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर वर्किंग की वजह से फिर जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली मैदे की कोशिश होती है कि तेज़ाबियत पैदा करे ताकि वो चीज़ को डाइजेस्ट कर सके, और वही तेज़ाबियत जो है उसका मैदा जो है ना बाद में डिस्टर्ब करना। स्मोकिंग का कितना इसमें रोल है? जी, स्मोकिंग का भी रोल है इसमें, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट भी और खून के थ्रू भी जो है वो जाहिर सी बात है ब्लड सप्लाई को जो है ना वो मेनली जो है अफेक्ट करती है, और उसकी वजह से भी जो है वो अफेक्ट होता है। और फिर हमारे मुंह से ही जो है वो, क्योंकि हमारा जो हमारा फूड ट्रैक है वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो है वो स्मोकिंग भी जो है वो मुंह से ही जो है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। वहाँ पे मुंह के अंदर जो सलाइवा शामिल होना होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, ड्राइनेस होती है मुंह के अंदर। तो ये तो जाहिर सी बात है, इसका एक नहीं बहुत सारे नुकसानात हैं स्मोकिंग के। तो ये हमारे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। अच्छा सर, आपके पास जो भी पेशेंट आते हैं उनको आप मेडिसिन लिख के देते हैं, उनको आप एडवाइस भी करते हैं कि ये चीज़ खानी है, वो चीज़ खानी है, या ये चीज़ आपने नहीं लेनी, क्या पेशेंट भी आपके बताए हुए जो मेथड है उसके ऊपर अमल करते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो
बहुत अच्छा कंप्लायंस देते हैं, बहुत अच्छा जो है वो चीज़ों को फिर जो है ना अपने जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर लेते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर देते हैं, वॉक स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद खाने पीने में बाकायदा एहतियात कर देते हैं, और हमने देखा है कि वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं और उसके बाद उनकी सेहत भी बहुत अच्छी होती है। तो ये बहुत ऐसे लोग हैं जो कॉन्शियस हो जाते हैं और वो अपनी जो भी हैबिट्स हैं उनको चेंज कर लेते हैं। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन लोग करते हैं इसको, जो है वो अपनी